कि कोई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, इसे हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ये है किसी बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन। प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चात नहीं होता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट नियम के बारे में और देखेंगे न्यूमेरिकल, जो आपके कल एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने इंपॉर्टेंट नियम को मक्खन करते हैं, जो 5 नंबर के पूरे होने वाले हैं। वो कौन सा नियम है बेटा? वो है गॉस की प्रमेय। तो स्टार्ट करते हैं अपने गॉस चाचा के पास कि गॉस आपको दिलाएंगे 5 नंबर। तो भैया गॉस ने क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो क्या बताया, चीजें लैंग्वेज लिखी है, आपने याद भी कर लिया होगा, हमने आपको फटाक से रिवाइज करा दिया। इन्होंने क्या बताया कि कोई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। और इसका आपको फार्मूला लिखना होता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलते हैं इसे बेटा? इसे बोलते हैं फाई। ठीक है, तो फार्मूला क्या लिखना है? फाई बराबर होता है यहाँ ई। ठीक है, क्या होता है यहाँ? फाई बराबर होता है क्यू अपान का एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये फार्मूला लिखना होता है और इसका आपको मात्रक याद है तो लिख देना, और अन्यथा नहीं याद है तो कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, मात्रक कैसे निकालेंगे मैं आपको मात्रक निकालना सिखा देता हूं, क्योंकि मात्रक आपके एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर हम मात्रक इस तरह, एक फ्लक्स का फार्मूला और होता है, जिसे हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? ई ए कॉस थीटा। इसलिए यहाँ से मात्रक निकालना आप सीख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। क्या होता है बेटा? ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और हमारा ए होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो इसका मात्रक लिख देना यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और आपके अगर एमसीक्यू में आता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। तो बहुत अच्छे से आपने गॉस की प्रमेय सीख लिया, ये आपके एग्जाम में मिलने वाला है। और आपको डेरिवेशन भी हमने करा रखा है, गॉस की प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं। तो गॉस की प्रमेय सिद्ध करना, इसके अनुप्रयोग आपके 5 नंबर के आते हैं भैया अगले नियम पर। अगला जो नियम है वो क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है बेटा ये। एम्पियर का परिपथीय नियम आपके एग्जाम में प्रिंट हो चुका है, कल के एग्जाम में मिलेगा। आप कमेंट करके बताएंगे सर आपने जो बताया वही आया। तो एम्पियर ने क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन, ध्यान से सुनिएगा, किसी बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता एवं प्रवाहित कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो रेखा समाकलन होता है वो बंद पृष्ठ का क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स जो आपका dl है, इसको बोलते हैं किसी बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन, और ये बराबर होता है निर्वात की चुंबकशीलता एवं प्रवाहित कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है बेटा। यही जो फार्मूला है, यही फार्मूला ये लिखा है, लैंग्वेज यही लिखा है। ये फिजिक्स को फील करो। ये है किसी बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता एवं प्रवाहित कुल धारा, सिग्मा का मतलब होता है कुल, प्रवाहित कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है। तो यहाँ इसके मतलब को लिख देते हैं बेटा, ताकि आपको अच्छे से बन पाए। तो ये हमारा बी डी एल जो यहाँ पे है वेक्टर में दोनों, ये क्या होता है? रेखा समाकलन। क्या होता है बेटा? रेखा समाकलन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करूँ तो यह है म्यू नॉट, और म्यू नॉट को कहा जाता है निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे आप साइलेंट नॉट को बोलते हैं ना निर्वात की वैद्युतशीलता, ऐसे ही म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। राइट, तो क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। और ऐसे ही यहाँ पर जो सिग्मा आई है, इसको बोलते हैं कुल धारा। क्या होता है बेटा? कुल धारा। जितनी भी धाराएं हैं उन सबका योग होता है आपका एम्पियर का नियम। तो आप बोल सकते हो ना, किसी बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता एवं प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। अच्छा है, से तैयार हो गया। आगे चलते हैं बेटा, अगला आता है बायो सेवर्ट का नियम। फटाक से 1 मिनट के अंदर आपको ये चीज़ याद दिला देता हूँ, और ये सब एग्जाम में आपको छपने वाला है, एग्जाम में कल मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये क्या बेटा? बायो सेवर्ट का नियम। इन्होंने क्या बताया कि कोई वायर लेते हैं, किसी
तार में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट को क्या बोलेंगे, धारावाही चालक तार। यानी किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मान ज्ञात करने के लिए बायो-सैवर्ट ने एक नियम दिया, जिसे बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। यानी बेटा आपका जो यहाँ पर एक वायर है, अब अगर इस वायर में आपकी करंट फ्लो हो रही है, करंट जा रही है, तो इसके कारण हमारे पास किसी बिंदु है। अब इस बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ हमने एक बिंदु P मान लिया और हमारा क्या आ गया बेटा, dB आ गया। तो यहाँ से हम इस बिंदु तक क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो है r डिस्टेंस है, इस r डिस्टेंस पर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, थीटा लेकर के अल्पांश लंबाई dl लेकर के गणना कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो परिभाषा फिर से सुनो, यहाँ बन जाएगा कि किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मान ज्ञात करने के लिए बायो-सैवर्ट ने यह नियम दिया, जिसे बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। वही हमने यहाँ लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, यहाँ से आपने जो कुछ दिया है, जो dB है बेटा, वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ बताएंगे कि dB जो है वो किस बात पर निर्भर करता है। dB को उत्पन्न करने के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं बेटा, तो जो dB है वो निर्भर होता है धारा पर। अगर करंट फ्लो होगा तो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अन्यथा नहीं बनता है। इसका मतलब है यहाँ I का होना जरूरी है। उसके बाद जो हमारा dB है बेटा, ये dB किस बात पर निर्भर करता है, तो ये dB हमारा निर्भर करता है dl पर, यानी कितनी लंबाई तक आप ले रहे हैं। उसके बाद हमारा जो dB है ये निर्भर करता है किस बात पर, ये निर्भर करता है साइन थीटा पर, यानी किस एंगल पर निकालना चाह रहे हैं। और बेटा यहाँ पर ये निर्भर करता है आपका चुंबकीय क्षेत्र किस बात पर, दूरी अगर बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा, अगर दूरी कम कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब ऐसा होता है तो वो स्क्वायर में व्युत्क्रम होता है। इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अब सब में dB है, एक साथ कॉमन करके यहाँ लिख लेंगे तो भैया ये हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल। इसको एक साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, IDL साइन थीटा। क्या हो जाएगा, IDL साइन थीटा अपान का r स्क्वायर। और इतना करके छोड़ दोगे तो भैया आपको मिल जाएगा 5 नंबर। ठीक है, यहाँ अगर प्रोपोर्शनल हटाना चाह रहे हो तो हटा देना, तो dB बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपान का 4 पाई IDL साइन थीटा। समझ पाए, तो ये हो गया भैया r स्क्वायर। और इसका मात्रक भी आपको लिखना होता है, तो होता है तसला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है भैया, इसका मात्रक। उम्मीद करते हैं बायो-सैवर्ट का नियम भी अच्छे से आप सीख चुके होंगे। अगला बेटा आता नियम, उसके साथ ले लेना रिवाइज करने के लिए। अगला नियम है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। तो विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी आता है, डेरिवेशन भी आते हैं, यानी वीटस्टोन सेतु कैसे सिद्ध करते हैं। तो बेटा यहाँ किरचॉफ ने क्या बताया, इनका प्रथम नियम जो है वो होता है संधि पर आने वाली धारा संधि से जाने वाली धारा का कुल योग शून्य होता है। यानी जो खंभा है आपका ना आसपास, वो खंभा आपका करंट नहीं खाता है, जितना आया है उतना सामने वाले सभी घरों में क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो वही होता है कि संधि पर, खंभा हमारा एक संधि है, संधि पर आने वाली धारा संधि से जाने वाली धारा का कुल योग शून्य होता है। ठीक है, अब जो आ रहा है उसे प्लस मानना है, जो जा रहा है उसे माइनस लेना है। यानी कि अगर हम यहाँ एक फ्लो बनाए, एक मकड़ी का जाल बनाए, तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है भैया, ये होता है। अब यहाँ जो धारा आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, I1 मान लो आ रहा है। यहाँ से हमने कहा भैया I2 आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है I3, यहाँ से निकल रहा है I4, यहाँ से निकल रहा है I5। ये हमारा क्या केंद्र जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है संधि। समझ पा रहे हो, तो ये हमारा क्या है संधि। इसे ही हमें किरण आरेख द्वारा समझा देना है। अब यहाँ पर कैसे फार्मूला लिखेंगे, जो आ रहा है वो I1 है, जो आ रहा है वो I2 है, बराबर कर देंगे जो जा रहा है। ठीक है, I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, I5 जा रहा है। समझ पा रहे हो, अगर इसको शून्य के बराबर लिखना है जैसे हमने बताया, तो इसको शून्य के बराबर, तो इसको इधर ले आना, तो I1 प्लस का I2, अब इधर आएगा तो माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I5 इक्वल हो जाएगा 0। इसीलिए कहा जाता है संधि पर आने वाली धारा एवं संधि से जाने वाली धारा का कुल योग शून्य होता है, क्योंकि यहाँ जब टोटल बीजगणितीय योग करते हैं तो टोटल आता है 0। जो आया है यार उसे प्लस लिखेंगे, जो जा रहा है उसे माइनस लिखेंगे। तो परिभाषा याद होगा ना,
संधि पर आने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। फार्मूला लिख देना, डायग्राम बना देना, यह हो जाएगा आपका क्या, किरचॉफ का प्रथम नियम। अब आते हैं सेकंड नियम पे, जो बच्चों को कंफ्यूज करता है बेटा, वो है द्वितीय नियम, लूप का नियम या बंद जाल का नियम। ये क्या बताता है, ये कहता है कि हम अगर कोई जाल बना लें, कई विद्युत वाहक बल लगा लें, तो वो कैसे होगा। तो विद्युत वाहक बल जो आपका है ई, यहाँ से मैं आपको परिभाषा बनाना सिखाऊंगा। ये सिग्मा का मतलब होता है योग, कुल जितने भी लगे हैं, ठीक है। तो ये बराबर होता है सिग्मा आई आर के बराबर, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, फार्मूला है। और ये हमारा एक परिपथ इस तरह से बना होता है। अगर मैंने एक बार परिपथ बना लिया ऐसे करके, ध्यान से देखिएगा, यही परिपथ आपको बनाना होता है, ठीक है। ऐसे पर आपको न्यूमेरिकल भी कल मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है बेटा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी प्रतिरोध बना दिखाई दे सकता है। इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर धारा हमारी क्या आ रही, इस तरह से आ रही है। तो यहाँ I1 दे दिया जाएगा, यहाँ से जा रहा था भैया I3 जा रहा है, और यहाँ पर आपका I2 है, तो यहाँ पर क्या है, I3 जा रहा है। इस प्रकार से समझ पा रहे हो यहाँ से। तो इस प्रकार से हमें एक डायग्राम बनाना होता है, I1 I2 I3, और इस प्रकार की संरचना को हम क्या ऐसे के लूप दे देंगे। ये वाला लूप हमारा इस प्रकार से चल रहा है। अब इस लूप को ही हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलते हैं बेटा। अब क्या होता है, किसी बंद परिपथ, हमारे तरफ बोलो, आपको अब रचने नहीं है, आपको फील करना है। यहाँ क्या बेटा, किसी बंद परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल उसके संगत लगे कुल विद्युत प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। कितना सिंपल है यार, किसी बंद लूप में लगे विद्युत वाहक बल का कुल, यानी जो बीजगणितीय योग बोलते हैं ना, उसे क्या बोलना है, कुल। किसी बंद परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल एवं उसके संगत लगे कुल प्रतिरोध तथा प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ये देखो यहां से बोलना परिभाषा, किसी बंद परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल एवं उसके संगत लगे कुल प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहा जाता है। उम्मीद करते हैं मक्खन हो गया होगा बेटा। अगले नियम पर चलते हैं फटाफट। तो अगला जो नियम है वो है पांचवा, वो आता है फैराडे चाचा का नियम। फैराडे चाचा का नियम क्या है, एकदम सिंपल है। एक आपको मैग्नेट लेना है, एक कॉयल लेना है। जब चुंबक व कॉयल के मध्य, यानी जब चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा को प्रेरित करता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। कैसे लिखेंगे बेटा, एक आपको मैग्नेट लेना है इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ, और एक आपको क्या लेना था, एक आपको लेना है कॉयल, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ एक बैटेरिया का सिंबल दिया जाता है। जैसे जैसे हम इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या करते हैं बेटा, इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में अपन लोग परिवर्तन करते हैं, इसके चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन होता है, तो इस कुंडलिया में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा को प्रेरित करता है। फिर से यहाँ से बोलें, जब चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा को प्रेरित करता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, फैराडे का प्रथम नियम। जब चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है, बाकी पढ़ लेना यार, इजी है। उसके बाद अगला है फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ई बराबर होता है माइनस का डी फाई बी। क्या होता है, डी फाई बी अपान होता है dt। ये है फैराडे का द्वितीय नियम। माइनसवा जो लगा है ना, ये होता है लेंज का नियम, ठीक है, कि धारा किसी चालक में जिस कारण उत्पन्न हुई है उस कारण का विरोध करना लेंज का नियम कहलाता है। जिस प्लेट में खाना उसी प्लेट में छेद करना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये हमारा dv क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। d क्या होता है, परिवर्तन होता है। माइनस को ऋणात्मक बोलते हैं, समय से भाग किया होता है तो उसे हम दर बोलते हैं। तो कैसे बनाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे फैराडे का द्वितीय नियम है। मक्खन है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है स्नेल का नियम। हल्के मत लेना यार, स्नेल का नियम तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इतना इजी है और 3 नंबर में आके छोड़ देते हो। तो स्नेल का नियम है वो याद करो ऐसे, साइन आई अपान
साइन आर इक्वल एन। आई होता है आपतन कोण, आर होता है अपवर्तन कोण, और साइन को अपन लोग बोलते हैं जया। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। हो गया। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। हो गया यार, इतना सिंपल नियम है। अगला आता है ओम चाचा का नियम। यदि किसी चालक तार के सिरे पर विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो विद्युत वाहक जो विद्युत धारा है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी इन्होंने क्या लिया, एक तार लिया और उस तार में क्या लगा दिया, 20 वोल्ट की बैटरिया लगाए तो 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हुआ। उसी तार लिया और उसमें क्या किए, बैटरिया डबल कर दिए, 20 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट कर दिए तो धारा कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर आएगा। फिर से एक तार लिए वही और यहाँ बैटरिया को कम कर दिए यार, 10 वोल्ट कर दिए। बैटरिया कितने लगा दिए भैया, 10 वोल्ट लगा दिए तो धारा क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल पर विभवांतर पर ही निर्भर करता हमारा करंट। तो वही कहा है कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करते हैं, विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो चालक में प्रवाहित धारा विद्युत विभवांतर के बराबर होता है, यानी निर्भर करता है। यहाँ मैंने लिखा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब एक समान हो तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी बी प्रोपोर्शनल होता है आई। अब जब भी हटाते हैं तो होता है आई आर। और यही हमारा है भैया क्या, ओम चाचा का नियम। और इस पे आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इस फार्मूले को याद होना जरूरी। ठीक है भाई, अगला बढ़ते हैं। अगला नियम है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर का, ये भाई फिक्स है, ये है फिक्स, इसके लिए पूरी 100% गारंटी। ठीक है, ये बोहर की परिकल्पनाएं मिलेंगी। अब बोहर की परिकल्पनाएं कितनी इजी होती हैं, क्योंकि आपको लगता है विद्या क्वेश्चन बैंक में बहुत लेंदी दिया है, कितना याद करें, क्योंकि 5 नंबर का आता है, छोड़ना तो है नहीं। तो भैया होता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखी है। बोहर का परमाणु मॉडल करके क्वेश्चन करता है। नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इन्होंने क्या बताया भाई कि जो रदरफोर्ड ने बताया गोलाकार होता है, इन्होंने कहा भैया ना, ये हमारा एक क्या है, न्यूक्लियाई है। अब इसके चारों ओर कई कक्षाएं होती हैं। कितनी होती हैं भैया, कई कक्षाएं होती हैं इस प्रकार से। तो उस कक्षाओं के नाम भी बताया यार। इसका कक्षाओं का नाम क्या है, के है, एल है, एम है, एन है। समझ पा रहे हो, तो के एल एम एन। ठीक है, और इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भी होती हैं। इसे आपने देखो ना, 2 8 8 18 32 ऐसा कुछ होते हैं ना। तो इन कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी के बारे में संशोधन किया, क्योंकि आपके रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि परमाणु की एक निश्चित कक्षा नहीं होती है, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, लेकिन किस कक्षा में लगाते हैं ये नहीं बताए थे। और यहीं से आपको लिखना है यहाँ कई पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाभिक के चारों ओर और निश्चित, यहां क्या शब्द आता है भैया, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। समझ पा रहे हो। दूसरी लाइन क्या लिखने हैं, ये जो निश्चित कक्षाएं हैं इनकी निश्चित ऊर्जा होती है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि निश्चित कक्षाओं की निश्चित ऊर्जा होती है, निश्चित कक्षाओं की निश्चित ऊर्जा होती है। निश्चित कक्षाओं की क्या होती है बेटा, निश्चित ऊर्जा होती है। फिर तीसरा पॉइंट लिखना है, केवल शब्द जोड़ना है निश्चित, क्योंकि इन्होंने फिक्स बताया है। कल्पना में क्या बताया भाई, फिक्स बताया। फिर बताना है निश्चित कक्षाओं की निश्चित त्रिज्या होती है, निश्चित कक्षाओं की निश्चित त्रिज्या होती है, निश्चित कक्षाओं की निश्चित त्रिज्या होती है। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको लिखना है कि निश्चित
जो आपकी हैं इनकी निश्चित ऊर्जा होती है, ठीक है। कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षाओं की निश्चित ऊर्जा होती है, निश्चित कक्षाओं की निश्चित त्रिज्या होती है, ये सभी निश्चित हैं, फिक्स हैं, ठीक है। वो त्रिज्या क्या होती है भैया, ये R1 है, यहाँ से लेके जाओगे तो R2 आएगा, यहाँ से लेकर जाओगे तो R3 आएगा, यहाँ से लेकर जाओगे तो R4 आएगा। वही बात हो रही है। इन निश्चित कक्षाओं के निश्चित नाम होते हैं जिन्हें हम KLMN कहते हैं। बस इतना करना होता है यार। उसके बाद आपको इनकी कमियां लिखनी होती हैं। कमियां ये हैं कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता है, यह मॉडल हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है, यह मॉडल जीमेन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता। तो भैया ये लिखना होता है, और हमने 4 पॉइंट बताया है, एक डायग्राम बताया है, ये लिखना होता है। उसके बाद बेटा अगला जो आपका नियम है जो साइंटिस्ट के नाम पर है वो आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इनकी कमियों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में एकदम फिक्स होता है यार, आता है। तो यहाँ से अपन लोग बात करें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, तो आपको क्या बनाना है, एक आपको गोलाकार बनाना है इस प्रकार से रदरफोर्ड चाचा को। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इस प्रकार से आपको क्या करना भैया, अल्फा कणों की बौछार करनी है। यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे बेटा, अल्फा कणों की बौछार कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमारा क्या है, एक नाभिक है। उसके बाद बेटा यहाँ से जाएगा तो ये ऐसे करके जाएगा, ये वाला जाएगा तो ये ऐसे करके निकल जाएगा, एक हमारा जाएगा तो वो वापस आ जाएगा बेटा। इस प्रकार से आपको क्या सिंपल से डायग्राम को बना देना है, ठीक है। यहाँ पर अब ये क्या है, अल्फा कण है। क्या होता है, अल्फा कण। अल्फा कण कैसा होता है, धनात्मक होता है, और हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसके पॉइंट वाइज को चीज़ों को लिखेंगे, याद कर लेंगे तुरंत। हम आपको फिजिक्स को फील कराएंगे यार, रटाएंगे नहीं, चीज़ें यहाँ से दिखती हैं। आपको देखना चाहिए कि जो किताब वालों ने लिखा है वो कैसे लिखते हैं। यहाँ से चीज़ें दिख रही हैं कि जब हमने 20,000 अल्फा कणों को भेजा, रदरफोर्ड ने कितना अल्फा कण भेजे भैया, आपके कुमार मित्तल साहब ने क्या बताया कि 20,000 अल्फा कणों को भेजा गया है। यानी जैसे ही हम 20,000 अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर फेंके हैं तो उनमें से 19,900 किरणें क्या हो गई, सीधी निकल गई। इसका मतलब क्या है कि कमरा खाली है। अगर 20,000 में 19,000 लोग सीधे निकल गए, कोई इनसे टकराने वाला ही नहीं है, इसका मतलब है कि भैया कमरा खाली है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, ऑब्जर्वेशन क्या निकला, तो इसके दूसरे पॉइंट में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, यानी परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। तो इसका मतलब है कि भैया ये अल्फा कण क्या हो गई, सीधी निकल गई, सीधी निकली है ना। तो जब 20,000 अल्फा कणों में से सभी प्रकाश किरणें सीधी निकल गई, इसका मतलब है परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, खोखला है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना है कि अधिकांश अल्फा कणों में से कुछ अल्फा कण थीटा कोण पर विक्षेपित हो गई। क्या हो गई बेटा, मुड़ गई। इसका मतलब है कि उसके केंद्र में कुछ धनावेश उपस्थित होता है। समझ पा रहे हो। फिर देखा गया कि 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक ऐसा अल्फा कण है जो डायरेक्ट गया और वापस आ गया। इसका मतलब है कि वो वापस आया है। अल्फा कण कैसा होता है, धनावेश, और अंदर धनावेश होगा तभी तो रिपल करेगा। इसका मतलब वो रिपल तो किया है, लेकिन वो कैसा है, बहुत ही छोटे भाग में संकेंद्रित है। और उस छोटे से धनावेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया, उस छोटे से केंद्र को अपन को कहते हैं नाभिक। तो नाभिक के बारे में 1913 ईस्वी में आपके रदरफोर्ड साहब ने बताया कि परमाणु के संपूर्ण भाग, जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है, वो उसके नाभिक में स्थित होता है, जो बहुत ही अति सूक्ष्म होता है। तो इन चंद पॉइंटों को, 5-6 पॉइंट को लिखना है। उसके बाद ये डायग्राम बनाना है और इनकी कमियों का उल्लेख करना है। इनका कमियां क्या है भैया, यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को स्पष्ट नहीं कर सकता, ये परमाणु की व्याख्या के अस्थायित्व तो नहीं कर सकता कि परमाणु बना है तो इसको क्या कैसे हमेशा के लिए बना रहता है, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन चलते हुए नाभिक में गिरते क्यों नहीं है, इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो आप सबके पास जगह है भाई, खोजो, और हम सब लगे हैं। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट नियम। इनमें से एक अभी और बचा है, क्या है यार, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, तो उसको भी देख लेते हैं। तो प्रकाश का क्या है, वैद्युत प्रभाव, ये इसके नियम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 जो आपने पढ़ लिया, ये आपको पास करा देंगे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही कम समय में आपको इतनी सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या होता है कि किसी धातु के प्लेट पर यदि प्रकाश को आपतित किया जाता है तो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन है उसके कई कंडीशन है, जो कंडीशन है उन्हीं कंडीशन को नियम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देखो, जब प्रकाश किसी धातु की निम्न आवृत्ति प्रकाश आपतित होती है तो भैया सतह, यहाँ एक डायग्राम बना के आपको फील करा देते हैं। यार देखो, फिजिक्स मतलब फील। तो धातु की प्लेट, धातु की प्लेट पर जैसे ही हम प्रकाश को इस तरह से डालते हैं तो इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बाहर से पैसा मिला, घूमने निकल गए। तो वही होता है, किसी धातु की प्लेट पर जब प्रकाश को डाला जाता है तो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके प्रभाव के जो नियम है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चात नहीं होता है। मतलब ये निश्चित नहीं है कि हमेशा भैया पड़ेगा और वस्तु गायब हो जाएगी, ये फिक्स बात नहीं है। उसके बाद है कि भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। इंटेंसिटी, किस आवृत्ति, किस आपकी जो इंटेंसिटी है, जो किस तीव्रता से आप प्रकाश को डाल रहे हैं वो निर्भर करती है। उसकी आवृत्ति कितनी है वो मैटर नहीं करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। ये इसके नियम है। ये हैं आपके 10 नियम जो कल एग्जाम में आएंगे, तो ये अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पीछे से अच्छा ज़्यादा हमारी बातों को सुनने में लगा होगा, क्योंकि आपको याद भी हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी तैयारी बेहतर से करिएगा। पेपर कैसे होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल एक फिर से नए वीडियो में।